हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं मुंशी जी रपट लिख लो। मुंशी जी रपट लिख लो। और आज हम जिस प्रोजेक्ट पे रपट लिख रहे हैं वो है एक अदद पंजाबी मूवी। पंजाबी मूवी हमने आज से पहले कभी उस पर हमने कोई रिव्यू नहीं किया। थ्रोबैक थर्सडे में हमने कुछ पंजाबी मूवीज़ को इंक्लूड किया, लेकिन यहाँ पे हम पहली दफ़ा एक पंजाबी मूवी को रिव्यू कर रहे हैं जिसका नाम है तेरे बाजरे दी राखी। इसकी कास्ट में शामिल हैं साइमा नूर, बाबर अली, शफकत चीमा, नगमा बेगम, जन्नत मिर्ज़ा, अब्दुल्ला खान, मुस्तफ़ा कुरैशी एंड आमिर कुरैशी। इस मूवी को रिव्यू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम कुछ इससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन करते हैं कि इस मूवी को रिव्यू क्यों करना चाहिए, इस मूवी को क्यों देखना चाहिए, इस मूवी पंजाबी फिल्में क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल में काम कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, या कह लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है फिल्म इंडस्ट्री में हमारी पंजाबी फिल्म्स का। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि हम जब भी किसी एक फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं और वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी भी कह लीजिए किसी एरिया की, किसी कल्चर की, किसी मुल्क की, या कोई भी इंडस्ट्री जो मतलब किसी इलाके से रेलेवेंट है, हर एक उस फिल्म इंडस्ट्री के एक डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं। जैसे हम अगर बॉलीवुड की बात करते हैं तो बॉलीवुड में एक टाइम था, यानी कि जब हम बॉलीवुड का स्टार्ट देखते हैं और कह लीजिए कि 90s के एंड तक बॉलीवुड में एक इस तरह की फिल्में बनती थी जहाँ पे एक एंग्री यंग मैन किस्म का हीरो होता था और वो सभी जो कह लीजिए कि विलन्स को पछाड़ देता है, और हीरोइन जो होती है वो उसका बहुत माइनर या बहुत छोटा सा करेक्टर होता है। समटाइम्स तो हमें पता भी नहीं होता हीरोइन करती भी क्या है। इस तरह की फिल्में काफ़ी हिट होती रहीं 90s के एंड तक। उसके बाद कुछ फिल्में आई जिन्होंने बॉलीवुड की थोड़ी सी कह लीजिए कि नॉर्म्स को चेंज किया, जिनमें हीरो जो था वो आपको रोता हुआ भी नज़र आता है और वो बहुत इमोशनल नज़र आता है, और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री उनकी थोड़ी सी चेंज हो गई। लेकिन 10 साल के बाद उन्होंने एक मूवी बनाई जिसका नाम था दबंग। दबंग के आने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री तो बेस ही एंग्री यंग मैन के ऊपर है। हम यहाँ पे फिल्मों के इधर हम जिस प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं वो ये है कि फिल्में अर्न किस तरह करती हैं। फिल्म अच्छी बुरी क्रिटिक्स के हिसाब से हो सकती है, उसमें बहुत सारे इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन ऑडियंस क्या देखना चाहती है वो एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव है उससे कि जो क्रिटिक्स कह रहा है। ऑडियंस इंडिया की आज भी एंग्री यंग मैन किस्म का करेक्टर देखना चाहती है। अब हम बात करते हैं हॉलीवुड की, जहाँ पे आपको फिल्मों में बहुत ज़्यादा एक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर नज़र आता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वैल्यू जो है, या बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि VFX, जैसे वहाँ पे सुपर हीरो मूवीज़ बहुत ज़्यादा हिट होती हैं क्योंकि वहाँ पे हाई लेवल VFX यूज़ किए जाते हैं। वहाँ पे फैंटेसी मूवी बहुत हिट होती हैं क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से VFX वगैरह को यूज़ किया जाता है वहाँ पे उससे बेहतर हमें कहीं और नज़र नहीं आता, और वहाँ की ऑडियंस यही देखना चाहती है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव से। अब हम बात करते हैं अपने पाकिस्तान की। आप कभी हमने जब से हम रिवाइवल में आए हैं हमने इस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं कि हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस क्या देखना चाहती है। हमारी पाकिस्तानी जो कि फाइनेंशियली कह लीजिए कि वाइबल हो, हमारी पाकिस्तानी जो ऑडियंस है, हम उनमें सिर्फ वो लोग नहीं हैं जिन्होंने फिल्में जो है मल्टीप्लेक्स में जाके महंगी सी टिकट पे करके जाके देखनी है। हमारी आबादी का बहुत बड़ा कह लीजिए कि पोर्शन उन अवाम पे मुश्तमिल है जो कि मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है उन लोगों से जो कि डिफरेंट किस्म की मूवीज़ कह लीजिए कि जो कि क्रिटिकली मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद नहीं करते। उनमें उनको बहुत ज़्यादा एक्शन चाहिए, बहुत ज़्यादा उनको ड्रामेटिक चीज़ें चाहिए। लेकिन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे हमारी फिल्म इंडस्ट्री पिछले 50 सालों पे कह लीजिए कि डिपेंडेंट थी, और वो फैक्टर था गंडासा कल्चर। हम गंडासा कल्चर की बहुत ज़्यादा नफ़ी तो करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन फाइनेंशियली ये वाला आइडिया जो है अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल है। और गंडासा कल्चर प्लस पंजाबी फिल्में वो फिल्में हैं जिन्होंने हमें हमारी फिल्म इंडस्ट्री को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया है, जिनमें बड़ी बड़ी फिल्में, जिनमें मोला जट है,
आपको वहशी जट है, काले चोर, बेशुमार फिल्में ऐसी हैं जो कि पंजाबी प्लस एक्शन पर मबनी है और हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक अहम कंपोनेंट है, जिस तरह मैंने शुरू में हॉलीवुड और बॉलीवुड का बताया। सो इसलिए पंजाबी फिल्में की अहमियत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हम गंडासा कल्चर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मुझे आज भी याद है 2008 में जब फिल्मी इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो चुकी थी, कोई फिल्में नहीं आ रही थी, ना उर्दू ना पंजाबी। उस ज़माने में भी एक मूवी आई सूहा जोड़ा, जो कि गंडासा कल्चर पर मबनी थी और वो बहुत कह लीजिए कि पंजाबी मूवी थी और फुल ऑफ एक्शन थी, और उसने कह लीजिए कि तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़े और उसने बेशुमार ऑडियंस हमारी फिल्म देखने आई, उन्होंने फिल्म को पसंद भी किया। सो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बाजिद राखी रिव्यू करने से पहले हमें ये पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये फिल्में क्यों ज़रूरी हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए, और किस तरह इन फिल्मों के थ्रू हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कह लीजिए कि पैसा इंजेक्ट हो सकता है, किस तरह आवाम जो काफ़ी अरसे से फिल्में देखना कह लीजिए भूल ही गई है, वो वापस आ सकती है ऐसी फिल्मों के थ्रू। बड़ा रोकिया सी कि उस डाकू नू ना मिल। सो यस, ये एक लंबी डिस्कशन के बाद अब मैं इस चीज़ को ये बताऊंगा कि ये रिव्यू जो है मेरे पिछले रिव्यू से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें मैं बहुत ज़्यादा उस तरह से बातें नहीं करूंगा कि जी इसमें जो है लैक ऑफ करेक्टराइजेशन थी, जी ये था वो था। हम इसको उस हिसाब से रिव्यू करेंगे जिस जॉनरा के ये मूवी है या जिस स्कूल ऑफ थॉट से ये मूवी आती है। अगर हम इसको उस तरह से रिव्यू करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको हमारे एक रेगुलर वे के हिसाब से रिव्यू करेंगे तो हमारे लिए इस मूवी को एक अच्छी मूवी करार देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ते हुण इह सौगात उन्हें एदी चोली च पा देती। ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। अब हम चलते हैं मूवी के रिव्यू की तरफ, जो कि अब हम बाकायदा स्टार्ट करने लगे हैं। और जब हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है सबसे पहले हम गुड्स को डिस्कस करते हैं, फिर हम बैड्स को डिस्कस करते हैं। लेकिन गुड्स और बैड्स की डिस्कशन से पहले जो चीज़ हम आप लोगों से पहले कन्वे करते हैं, आप लोगों को कन्वे करते हैं, वो ये है कि ये गुड्स और बैड्स, आज मैं दो चीज़ें कन्वे करना चाहूँगा। ये गुड्स और बैड्स की जो बेसिस है वो हमारी ओरिजिनल बेसिस हैं, जिन बेसिस पे ये मूवी बनी हुई है या जिस स्कूल ऑफ थॉट से ये मूवी आती है उस स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से ये गुड्स और बैड्स को डिज़ाइन किया गया है। सेकंड जो इसमें मैं बात कहना चाहूँगा कि हो सकता है मेरे गुड्स आपके गुड्स के साथ मैच ना करें और मेरे बैड्स आपके बैड्स के साथ ना मैच ना करें, क्योंकि ये मूवी एक आर्ट प्रोजेक्ट होता है और आर्ट जो है वो हर बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चेंज होती है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो अपने गुड्स और बैड्स को हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तेरे बाजरे दी राखी वे माया बाजरे दी राखी अड़े। सबसे पहला जो मेरा गुड पॉइंट है वो है पंजाबी कंटेंट। रिवाइवल की जब हम बात कर रहे हैं, जो कि मुझे तो अब लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी सी सर्वाइवल की तरफ दोबारा जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम रिवाइवल की बात करें जो कि पिछला 10 साल से हो रहा है, उस दौरान हमें पंजाबी फिल्में बहुत कम नज़र आईं, जबकि पंजाबी फिल्में हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रही हैं। जब रिवाइवल में मूवी आई जवानी फिर नहीं आनी, जिसने तमाम बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, उससे पहले जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रही थी वो एक पंजाबी मूवी थी और वो मूवी थी चूड़ियाँ। सो यस, इसलिए भी पंजाबी फिल्मों का हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो यस, इसलिए इसको गुड पॉइंट दिया जाता है कि पंजाबी कंटेंट को एक कमर्शियल लेवल पे दोबारा लेकर आना एक बहुत बड़ी बात है, सो दैट पंजाबी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखें। आप अपने आसपास में जाके एक चीज़, आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आज भी कर सकते हैं कि आप लोगों के ख़ानदान में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई फिल्म सिनेमा में देखी, और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 70% वो लोग होंगे जिन्होंने सिनेमा में अपनी पहली फिल्म चूड़ियाँ देखी थी, और चूड़ियाँ कह लीजिए कि पंजाबी मूवी थी। सो यस, पंजाबी कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारा गुड पॉइंट नंबर 1 है पंजाबी कंटेंट की वापसी। तू मैनू चोरी चोरी वेख ते सकनी है, मेरे ना चोरी चोरी सैर नहीं कर सकती। सेकंड जो इसका गुड पॉइंट है वो है साइमा की वापसी। हम
जो कि लॉलीवुड फैंस हैं, अगर आप ये मूवी का रिव्यू देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप लॉलीवुड के बहुत ज़्यादा फ़ैन होंगे और आप लोग कभी भी इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि साइमा की जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में। साइमा हमारी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। बड़ी बड़ी फ़िल्में इन्होंने दी जिनमें मजाजन, चूड़ियाँ, मेहंदी वाले हाथ, डाकू रानी, और इसके अलावा साइमा और सैयद नूर का जो कॉम्बिनेशन है, 90% लोग तो फिल्में इसलिए भी देखने आ जाते हैं कि फ़िल्म के डायरेक्टर हैं सैयद नूर और इसमें एक्टिंग कर रही हैं साइमा। सो यस, साइमा की वापसी जो है हमारे लिए गुड पॉइंट नंबर 2 है। वे माया बाजरे दी राखी थर्ड जो इसमें मुझे गुड पॉइंट नज़र आया वो था सैयद नूर की पुरानी फिल्मों के कुछ कह लीजिए कि रेफरेंसेस जिन्होंने इस करंट फिल्म में यूज़ किए। जैसे फिल्म की जो मेन कह लीजिए कि वैसे तो मेन प्रोटैगनिस्ट इसमें जन्नत मिर्ज़ा हैं, लेकिन साइमा का भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और साइमा का नाम रखा गया तारी, जो कि इनकी मशहूर ज़माना फ़िल्म मजाजन से उठाया गया था। इसके अलावा एक दो डायलॉग के रेफरेंसेस भी थे जो कि जन्नत मिर्ज़ा ने यूज़ किए, वो भी मजाजन से थे। इसके अलावा मेहंदी वाले हाथ का एक गाना मैं हो गई होर दी होर कि तकरीबन मुझे वो कह लीजिए कि एक गाना इस फिल्म में भी था, मैं हो गई होर दी होर, वो काफ़ी मुझे ऐसा लगा कि वो गाना मेहंदी वाले हाथ के गाने से काफ़ी इंस्पायर्ड था। तो वो हम लॉलीवुड फैंस के लिए या लॉलीवुड पंजाबी फिल्म के फैंस के लिए एक ट्रीट हो सकता है। सो थर्ड मेरा गुड पॉइंट था यूज़ ऑफ ओल्ड रेफरेंसेस। अब हम आते हैं बैड पॉइंट्स की तरफ। अच्छा, अब ये बैड पॉइंट्स भी मैंने जैसे शुरू में कहा कि उस हिसाब से लिखे गए हैं जिस हिसाब की ये फिल्म है या जिस स्कूल ऑफ थॉट से, मैं बार बार इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपने इसको उस हिसाब से जज करना है जिस हिसाब की ये मूवी बनी हुई है। सो सबसे पहला जो मेरा बैड पॉइंट इस मूवी में था वो था इस मूवी का म्यूज़िक। आप मेरा शो देख रहे हैं, आपने मेरे शो का नाम देखा होगा, मेरे शो का नाम है मुंशी जी रपट लिख लो। ये भी सैयद नूर की एक फ़िल्म से उठाया गया नाम है जिसका नाम था राजू बन गया जेंटलमैन। चूड़ियाँ का म्यूज़िक आज भी लोगों के लिए आइकॉनिक है। मजाजन का म्यूज़िक, मेहंदी वाले हाथ का म्यूज़िक, निक्की जई हाँ का म्यूज़िक, हमारी पाकिस्तानी शादियों में आज भी पुराने पंजाबी पाकिस्तानी फ़िल्मी सॉन्ग्स चलते हैं। तो हम पंजाबी म्यूज़िक कि कह लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट रहा है हमारे कल्चर में, लेकिन क्या ये म्यूज़िक जी इस फिल्म का म्यूज़िक है हमारे उस म्यूज़िक से मैच करता है? तो आई एम सॉरी, इस फिल्म का म्यूज़िक उतना इम्प्रेसिव नहीं है जितना इम्प्रेसिव पास में सैयद नूर की फ़िल्मों से आया है। ऑल्दो इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर वही हैं जो चूड़ियाँ के भी थे, जुल्फ़कार अली, लेकिन उनका जो ये म्यूज़िक था मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा। जहाँ हम पुरानी फिल्मों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे गाना जो था वो फिल्म की स्टोरी को आगे बढ़ाता था, जबकि यहाँ पे गाना सिर्फ इसलिए ऐड किया गया कि फ़िल्म को थोड़ा प्रोलॉन्ग किया जाए या इस फिल्म को जैसे गानों की ज़रूरत है। लेकिन उन गानों की फ़िल्म की स्टोरी के हिसाब से हमें कोई कह लीजिए कि रेलेवेंस नज़र नहीं आई। तो मेरा बैड पॉइंट नंबर 1 था इस फिल्म का म्यूज़िक। सेकेंड जो इसमें बैड पॉइंट है वो है लैक ऑफ स्टोरी। अच्छा, स्टोरी की मैं बात करता हूँ कि जैसे चूड़ियाँ हैं या जैसे मजाजन है कि मजाजन में बुल्ले शाह की स्टोरी को कितना ब्यूटीफुली उन्होंने प्रेजेंट किया। इसके अलावा अगर हम बात करें चूड़ियाँ की तो उसमें सिंड्रेला की स्टोरी को कितना खूबसूरती के साथ कह लीजिए कि वो मॉडर्न वो पंजाबी किस्म की सिंड्रेला थी, लेकिन कितना प्यारा उन्होंने स्क्रीन पे प्रेजेंट किया कि आप बिल्कुल स्टोरी में जकड़े जाते हैं। एक दफ़ा आप स्टार्ट करते हैं तो फिर आप एंड करके ही उठते हैं। लेकिन इस फिल्म की स्टोरी इतनी इंगेजिंग नहीं थी जितनी पास में हमें नज़र आती है। अच्छा चलो, स्टोरी एक पॉइंट है, लेकिन अगर हो सकता है कभी ऐसा भी होता रहा है कि आपको सैयद नूर की फ़िल्मों में सोशल मैसेजेस भी नज़र आते हैं, जैसे मेहंदी वाले हाथ है जिसमें वहाँ पे जागीर की लड़ाई की वजह से उन्होंने हीरोइन की शादी जो है कुरान से कर दी, जो कि हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा होता रहा है। वहाँ पे ये सोशल मैसेज दिया गया। इसके अलावा जेवर एक मूवी आई थी जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हमें सोशल मैसेजेस मिले। डाकू रानी एक मूवी थी,
लेकिन इस मूवी में ना तो हमें कोई सोशल मैसेज मिलता है और ना हमें एक प्रॉपर स्टोरी मिलती है। सो इस एतबार से भी ये फ़िल्म काफ़ी मुझे जो है बुरी लगी। बुरी तो नहीं कह सकते कि लैक करती है स्टोरी। सो लैक ऑफ स्टोरी जो है हमारा सेकंड बैड पॉइंट। नेक्स्ट जो इसका बैड पॉइंट है वो है सब प्लॉट्स। अच्छा, अब सब प्लॉट्स की बात कहाँ से आती है? होता ये है कि जो ये फार्मूला है पंजाबी एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म्स का, उसमें आपको एक प्लॉट जो कि एक मेन प्लॉट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, एक प्लॉट चलाना पड़ता है। और वो जो प्लॉट होता है वो टोटली कॉमेडी होता है। उसमें आपको कॉमेडी आर्टिस्ट नज़र आते हैं। जैसे इस फिल्म में भी एक सब प्लॉट था जो कि टोटली कॉमेडी बेस्ड था, उसका मेन प्लॉट से कोई लिंक नहीं होता। उस प्लॉट जैसे इसमें हमें बहुत सारे आर्टिस्ट नज़र आए जिनमें आगा माजिद थे, इफ्तिखार ठाकुर थे और बेशुमार कॉमेडियंस थे जिनका एक सब प्लॉट चल रहा था। उनकी कॉमेडी में ये हम कह सकते हैं कि वक्त के साथ साथ उन्होंने थोड़ा इसको चेंज तो किया है। जैसे हमारे यहाँ एक कनाडा में पंजाबी फिल्में, इंडियन पंजाबी फिल्में बनती हैं जो उसकी कॉमेडी होती है, उस वाली कॉमेडी को उस सब प्लॉट में कह लीजिए कि इनकॉर्पोरेट तो किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो वाला जो प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ है, या बिल्कुल कह लीजिए कि वो बिल्कुल बराबर पे चल रहा है। जबकि हम जब वो वाला प्लॉट देखते हैं तो हम अपने मेन प्लॉट से बिल्कुल हट जाते हैं। यस, ये फार्मूला का पार्ट तो है एडिंग अ सब प्लॉट जो कि कॉमेडी हो। ये हम पंजाबी कोई भी फिल्में उठा लेंगे तो उसमें एक सब प्लॉट चल रहा है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा चूड़ियाँ की। चूड़ियाँ में एक सब प्लॉट चल रहा था इरफान खूसट और सरदार कमाल सना वाला, जिसका मेन प्लॉट से कोई लिंक नहीं था। उसमें भी नगमा भी थी बाय द वे। लेकिन इधर भी ये इस तरह का प्लॉट चलाया तो गया, लेकिन वहाँ पे उस प्लॉट की खूबसूरती ये थी कि उसके बहुत छोटे छोटे चंक्स थे। वो फिल्म को एक कह लीजिए कि एक ब्रीदिंग स्पेस देते थे। लेकिन यहाँ पे ये वाले जो चंक्स थे वो फिल्म की स्टोरी से आपको डिस्कनेक्ट कर रहे थे बार बार। सो ये वाला सब प्लॉट इस दफ़ा प्रॉपरली सैयद नूर ने मैनेज नहीं किया। सो यस, जो सब कॉमेडी सब प्लॉट है वो मेरा थर्ड बैड पॉइंट है। ਵੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ, बड़े गंदे ਹੁੰਦੇ। अच्छा, जहाँ हम बात कर रहे हैं सब प्लॉट की, मैं इधर सब प्लॉट से रिलेटेड एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा कि मूवी का जो मेन प्लॉट था, मूवी के नाम से जैसे था तेरे बाजरे दी राखी। मैं थोड़ा सा स्पॉइलर भी देना चाहूँगा कि वैसे तो वो ट्रेलर से भी पता लग जाता है कि साइमा के लवर एक होते हैं, बाबर बेसिकली उनके लवर बने हुए हैं और वो एक डाकू होते हैं। और उनके पास उनकी एक कह लीजिए कि उन्होंने एक लड़की होती है, बच्ची होती है, जब वो जेल में जाते हैं तो साइमा को उसकी राखी बना के जाते हैं। अब हमें लगा था कि ये तेरे बाजरे दी राखी होल फिल्म इसके अराउंड जो है वो घूमेंगी फिरेंगी, लेकिन वो अगर मैं मूवी से निकालूं तो फ़कत 10 से 15 मिनट में इस प्लॉट पे काम किया गया, जबकि ओवरऑल प्लॉट जो था वो एक सेपरेट स्टोरी पे रहा। सो यही सब प्लॉटिंग की वजह से भी मैंने इस चीज़ को अपने बैड पॉइंट्स में इंक्लूड किया है। हवेली ते बड़ी सोहनी, ਇੱਥੇ ਕੋ ਗੰਦ ਨਾ ਪਾਈ। ओए तिलिस्मी झाड़ू तू साफ कर दे। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ बैड पॉइंट की, जो कि है इसकी प्रोडक्शन वैल्यू। हम जैसे कि हम अभी आज मैं अपने हर पॉइंट को लिंक कर रहा हूँ उस स्कूल ऑफ थॉट से या उस यॉनरा से जिस यॉनरा से फिल्म आती है। सो यस, प्रोडक्शन वाइज ये फिल्म काफ़ी फ्लॉड थी। इसमें आपको बहुत सारे फ्लॉज नज़र आते हैं, आपको कैमरा के मसले नज़र आते हैं, आपको VFX के मसले नज़र आते हैं, आपको डबिंग के इश्यूज नज़र आते हैं, जो कि हमें पहले इस तरह की मतलब इस तरह की जितनी भी पंजाबी मूवीज़ आई उनमें नज़र नहीं आते। इसमें बहुत बड़ा मसला ये भी हो सकता है कि चेंज ऑफ कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी या चेंज ऑफ टेक्निक, या पहले जिस कैमरा पे वो लोग इस अपनी फिल्मों को शूट करते थे या जिस चीज़ों को वो अपने दिमाग में रख के एग्जीक्यूट करते थे, वो चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो गई हैं। तो शायद उस चेंज के हिसाब से सैयद नूर ने अपने आप को प्रॉपरली अडेप्ट नहीं किया। सो यस, प्रोडक्शन वैल्यू जो है वो मेरा फोर्थ बैड पॉइंट है। फिफ्थ जो हमारा बैड पॉइंट है वो है वैसे तो वो इसमें वो डेब्यू कर रहे हैं अब्दुल्ला खान एंड जन्नत मिर्ज़ा, लेकिन उसको इंक्लूड करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। इस ईद पे 5 फिल्में रिलीज़ हुई
और हर फिल्म में आपको डिफरेंट स्टार्स नज़र आते हैं, लेकिन एक वजह, एक चीज़ जिस पे तेरे बाजिद राखी सब पे भारी है, वो है स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ स्टार्स। यानी कि जब आप स्क्रीन पे शफकत चीमा देखते हैं, शफकत चीमा का एक क्लोज़अप देखते हैं, तो आपको दहशत फील होती है। जब आप साइमा की कोई भी क्लोज़अप देखते हैं या साइमा की एक्टिंग देखते हैं, तो आपको लगता है कि क्या वो चीज़ें थी जो हम अपनी इस फिल्मों में मिस कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत प्रेजेंस, नगमा के डायलॉग्स कह लें या मुस्तफ़ा कुरैशी की प्रेजेंस कह लें, हर एक की प्रेजेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। लेकिन उसके बीच दो स्टार्स को इंट्रोड्यूस किया गया जिनमें जन्नत मिर्ज़ा थी एंड अब्दुल्ला खान, वो लैग कर रहे थे। उनकी प्रेजेंस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी स्ट्रॉन्ग इन बाकी स्टार्स की थी। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उनकी एज अ डेब्यू एक बहुत अच्छी फिल्म नहीं थी, और वो अपने किरदारों को प्रॉपरली निभा ही नहीं पाए। उनकी डायलॉग डिलीवरी में इश्यूज़ थे, उनके एक्सप्रेशंस में इशू थे। लेकिन मुझे दुख ये है कि ये वो स्टार्स हैं, यानी कि जैसे हमारे सैयद नूर हैं जिन्होंने बेशुमार लोगों को इंट्रोड्यूस किया, जिनमें सना है, रेशम है। इसके अलावा ये इस स्कूल ऑफ थॉट के जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उनमें एक खूबी है कि वो डेब्यू भी अभी किसी का करवाते हैं तो उनकी वो लार्जर देन लाइफ हो जाते हैं। जैसे ज़ारा शेख आई, जब ज़ारा शेख की मूवी आई तो लोग दीवाने हो गए। वीना मलिक का भी उस मूवी में डेब्यू था। तो मेरे नज़दीक जन्नत मिर्ज़ा का डेब्यू और अब्दुल्ला खान का डेब्यू उस लेवल का नहीं था जिस लेवल पे पहले सैयद नूर नए स्टार्स को अपनी फिल्मों में इंट्रोड्यूस कराते। सो यस, मेरा जो ये 5th बैड पॉइंट है वो ये है कि डेब्यू ऑफ जन्नत मिर्ज़ा एंड अब्दुल्ला खान वाज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग। हाले तक तुसी मेरे कातल नहीं लभे। कातल। सो ये था हमारा रिव्यू रिलेटेड टू तेरे बाजरे दी राखी। आई होप आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो। अगर मैं इस मूवी को रेट करना चाहूँ, और ये रेटिंग टोटली जो है उस बेसिस पे है, मैं अगेन बार बार इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मैं बार बार ये लाइन भी बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि ये रिव्यू हमने किस तरह दिया है। तो ये रेटिंग उसी रेटिंग पे डिपेंडेंट है। तो उस स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से मैं अगर इस फिल्म को रेट करना चाहूँ तो मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। आई होप आपको हमारा ये रिव्यू या मुंशी जी की रपट आपको पसंद आई हो। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए कि आपको इस मूवी में क्या अच्छा और बुरा लगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।